हाय गाइस, वेलकम टू द लर्निंग गार्डन। आई एम माही। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 का पार्ट सेकंड। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा कि उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था, चैप्टर की थीम क्या थी, चैप्टर हमें किस बारे में बता रहे हैं। और हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, जिस स्टोरी के ज़रिए हमने एमसी के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। आपको स्टोरी याद है ना कि रिहाना और उसके दोस्त वहाँ पे गली में क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते टाइम वहाँ उनसे स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। तो अब वो इस चीज़ को लेकर टेंशन में है कि स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने के लिए उन्हें पैसे किससे देने पड़ेंगे। अब इसको जानने के लिए वो क्या करते हैं, यास्मीन खाला के पास जाते हैं। तो वो उन्हें बताती है कि स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने का काम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। अब ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई एक मेंबर नहीं है, ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंडर बहुत सारे काम होते हैं। तो उनको हमें पे करना पड़ता है ताकि वो हमारे जो आसपास की फैसिलिटीज़ हैं उनको देख सके और उन्हें ठीक करा सके अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। तो हमने चैप्टर में देखा था कि हमने वीडियो में कवर कर लिया था कि हमें वहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और वार्ड काउंसलर क्या होते हैं ये हम इसमें देखेंगे। अब बच्चों ने एमसी के बारे में जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी तो उन्होंने खाला से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे, लेकिन अभी भी उनके दिमाग में और भी बहुत सारे सवाल थे जिसका वो जवाब चाहते थे। तो रिहाना खाला से पूछती है कि खाला पार्क कहाँ पे बनेगा, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कि ये इतने सारे इंटरेस्टिंग डिसीजंस आप ही लेते थे जब आप एमसी में काम करते थे। तो खाला बताती है कि नहीं, मैं तो वहाँ पे एज ए अकाउंट ऑफिसर काम करती थी जिसमें सिर्फ पे स्लिप्स पे काम किया जाता है। अब अकाउंट ऑफिसर का मतलब क्या होता है कि वो कोई एग्ज़ाम्स को क्लियर करके वहाँ पे गई होंगी। पहले उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया और फिर गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे एज ए अकाउंट ऑफिसर अपॉइंट कर दिया कॉरपोरेशन में। तो वो इलेक्शन के थ्रू नहीं, वो अपने किसी एग्ज़ाम्स के थ्रू वहाँ पे गई हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट के थ्रू वहाँ पे गई हैं और अपना काम करती हैं। डिसीजन मेकिंग में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं है, उनका काम सिर्फ पे स्लिप्स पे काम करना है। अब जैसे हमारी सिटी बहुत बड़ी होती है तो हमें अपनी सिटी को साफ़ करने के लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो यूजली जो डिसीजंस होते हैं कि पार्क कहाँ पे बनेगा या फिर जो नया हॉस्पिटल है उसे कहाँ पे बनाना है, तो ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? वार्ड काउंसलर लेते हैं। अब वार्ड काउंसलर कौन होते हैं ये देखते हैं कि हमारी सिटी, अब जैसे हमने देखा ना कि बहुत बड़ी होती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी सिटी को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर वहाँ से हर वार्ड में से एक वार्ड काउंसलर इलेक्ट होके आता है। जैसे हमने रूरल एरियाज़ में किया था ना कि हमने विलेज को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया था और फिर हर वार्ड से एक एक पंच इलेक्ट होके आते थे और वो पंचायत के मेंबर बनते थे। सेम चीज़ यहाँ पे है कि हमने अपने सिटी को छोटे छोटे वार्ड्स में डिवाइड कर दिया और वहाँ पे हर वार्ड में से एक मेंबर इलेक्ट होके आएगा जिसको वार्ड काउंसलर बोलते हैं। और फिर जितने भी कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं ये उन सबको सॉल्व करते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्शन के बाद अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, जो भी इलेक्टेड वार्ड काउंसलर होते हैं उन सबका एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर कमेटीज़ बनती हैं अलग अलग, जिसमें वो डिसाइड करते हैं और इश्यूज़ पे डिबेट करते हैं कि उन्हें किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एरिया में कोई बस स्टैंड है तो उसकी कंडीशन को कैसे इम्प्रूव करना है, अगर मार्केट प्लेस में ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे जो गार्बेज है उसको कैसे क्लियर करना है, इन सारे जो इश्यूज़ पर डिपेंड करते हैं वो काउंसलर्स, और उनको मतलब उन प्रॉब्लम्स को ठीक कैसे करना है ये सारे डिसीजंस लेते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग कमेटी बनती है, जैसे वाटर के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए, या फिर जो स्ट्रीट लाइटनिंग हो गई कि उसको हमने कैसे ठीक कराना है अगर वो ख़राब हो गई है, या फिर कहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवानी है। तो ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? वार्ड काउंसलर की कमेटी लेती है। सपोज अगर आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम ऐसी हो जाए कि जिसे सिर्फ एमसी ही ठीक करा सकती है, लेकिन आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है एमसी में, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे कि आप इन काउंसलर से कांटेक्ट कर सकते हो। आपके एरिया में जो भी वहाँ से काउंसलर इलेक्ट होके आया है आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर वहाँ पे सपोज कोई इलेक्ट्रिकल वायर लटक रही है, और क्या होता है कि बच्चे कभी कोई खेलते टाइम ध्यान नहीं देते, वो उसको टच कर देते हैं। अब बच्चों को थोड़ी ना इतना ज़्यादा पता होगा कि अगर हम इसको टच कर देंगे तो इससे करंट लग सकता है। या फिर अगर कोई बड़ा मेंबर भी है आपके एरिया में, वहाँ पे
कोई आता जाता ना भी देखे, किसी का ध्यान ना जाए, वो उसको टच कर दे तो करंट लग सकता है ना, तो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है। तो इस टाइम पे आप क्या करोगे, आप अपने एरिया के जो वार्ड काउंसलर हैं उनसे कांटेक्ट करोगे, वो वहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से किसी को भेज देंगे और इसको ठीक करा देंगे। तो इस तरह से वार्ड काउंसलर का काम होता है कि अगर आप डायरेक्ट एमसी में ना जा सको तो आप वार्ड काउंसलर के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करा सकते हो। अब क्या होता है कि जो वार्ड काउंसलर की कमेटी होती है ये सारे इश्यूज़ पे डिबेट कर लेती है और डिसाइड करती है कि उन्हें किस काम को किस तरीके से करना है। अब उन्होंने तो डिसीजन ले लिया, लेकिन उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कौन कराता है? कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, उस डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराते हैं वहाँ पे। जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या जो कमिश्नर है ये सारे क्या होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं, और जो काउंसलर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। हमने अभी देखा था ना कि वो हर वार्ड से एक एक मेंबर इलेक्ट होकर गया, उनको वार्ड काउंसलर बोलते हैं। लेकिन जो कमिश्नर्स और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं वो सारे अपॉइंटेड होते हैं, किसी न किसी एग्जाम्स को क्लियर करके वो वहाँ तक पहुँचे हैं, और फिर गवर्नमेंट उन्हें अलग अलग एरिया में अपॉइंट कर देती है। अब रिहाना पूछती है कि ये सारे डिसीजंस लिए कैसे जाते हैं, मतलब कि कैसे बनते हैं, इनके पीछे का पूरा प्रोसीजर क्या होता है। सपोज डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब उसको पूरा करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, पैसे भी लगते हैं, टाइम भी देना पड़ता है, कोई ना कोई करता है इस काम को, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं खाला, वो उन्हें बताती हैं। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, आस्क्ड रिहाना। अब उसके क्वेश्चंस तो रुक ही नहीं देते, वो तो बार बार खाला से कोई ना कोई सवाल किए जा रही थी। मतलब देखो कि बच्चों में कितने ज़्यादा क्यूरियोसिटी है ये सब जानने के लिए कि उन्हें इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो खाला उन्हें बताती है कि जो वार्ड काउंसलर होते हैं जब भी वो मिलते हैं तो वो एक बजट बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं तो हम इन पैसों को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किन किन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि वो हर वार्ड की पर्टिकुलर डिमांड को पहले काउंसिल के साथ डिस्कस कर सके और फिर उसके लिए कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट सेट कर सकें। बाद में जब वो डिसीजंस ले लेते हैं तो इनको इम्प्लीमेंट कराते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब यहाँ पे देखिए, अगर खाला की जगह कोई और होता तो शायद अब तक वो इन बच्चों के क्वेश्चन से चिढ़ गया होता कि ये इनके सवाल तो रुके नहीं रहे हैं, कितने जवाब दें। लेकिन खाला क्या है, वो इन सब सवालों का जब जवाब दे रही है तो इन्हें इन्जॉय कर रही है, क्योंकि जो अडल्ट हैं वो तो अब ये क्वेश्चंस पूछते नहीं है, या तो उन्हें इन्फॉर्मेशन होती है या फिर उन्हें क्यूरियोसिटी नहीं होती ये सब जानने की। लेकिन बच्चों में देखो कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, वो हर बार कोई ना कोई नया पॉइंट, कोई ना कोई नया क्वेश्चन खाला के सामने रख देते हैं। तो वो इन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय कर रही है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का जवाब देने के थ्रू वो अपने एक्सपीरियंस को रियलाइव कर रही हैं। रियलाइव मतलब वो इन दिनों को याद कर रही हैं कि जब वो वहाँ पे काम करती थी, एमसी में काम करती थी, तो वो उन सारे एक्सपीरियंसेस को इनके साथ शेयर कर रही हैं। अब क्या होता है कि हमने ये तो देख लिया कि वो बजट सेट कर देते हैं जब भी वो कोई डिसीजंस लेते हैं, लेकिन वो बजट जब सेट करते हैं तो उनके लिए पैसे आते कहाँ से है, एमसी के पास कहाँ से सोर्सेज हैं कि वो पैसे कलेक्ट करके एक बजट सेट करते हैं। तो वो हम देखते हैं। अब जितनी भी हमारे लिए जितनी भी ये जो सर्विसेज होती हैं जो एमसी हमें प्रोवाइड करवाती है, या फिर जितनी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं, अब इनके लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं ना, तो वो पैसे उनके पास कैसे जाती हैं? हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी? वो क्या करते हैं कि आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उन पर कुछ ना कुछ टैक्स लेते हैं आपसे, कि अगर आप किसी एरिया में रह रहे हो तो वहाँ आपके पास अपना खुद का घर होगा ना, तो वो क्या करते हैं उस पर आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लेते हैं, और उसके थ्रू उसके अलग अलग जैसे और भी सर्विसेज हो गई ना, जैसे वाटर सप्लाई हो गया, फिर या अदर सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई, ट्रांसपोर्टेशन का जो वो खर्चा दे रहे हैं, तो उन पे क्या करते हैं कि आपसे कुछ ना कुछ टैक्स लेते रहते हैं, जिसकी वजह से जो एमसी है उसके पास फंड क्रिएट होता है, और फिर वो बाद में इसको अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में उनके पास इकट्ठा होता है, 25 से 30%, तो वो जितने भी पैसे होते हैं वो सारे कहाँ से आते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स से आते हैं। इसके अलावा जैसे एजुकेशन टैक्स हो गया, या फिर जो अदर एमिनिटीज़ का मतलब होता है जितने भी फैसिलिटीज़ वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, उन सब पे थोड़ा थोड़ा टैक्स लगा देते हैं। अगर जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे आपका घर भी है, प्लस उसके साथ कोई होटल या कोई शॉप है, तो आपको दोनों का टैक्स पे करना पड़ता है। ये नहीं कि आप सिर्फ अपने घर का टैक्स पे कर दोगे, होटल का या फिर आपकी जो शॉप है उसका टैक्स पे नहीं करोगे। आपके पास जितनी प्रॉपर्टी है आपको उस पूरी प्रॉपर्टी का टैक्स पे करना पड़ेगा, चाहे फिर वो 2 हिस्सों में हो या 3 में या फिर 1 में हो। तो आपको हर
हिस्से का टैक्स पे करना पड़ता है। अब जो रिच पीपल होते हैं उनके घर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और कई बार क्या होता है कि उनके पास 2 या 3 घर भी हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उनके पास जिस घर में वो रह रहे हैं सिर्फ उसका टैक्स पे करेंगे। जितनी भी उनके पास टोटल प्रॉपर्टी है वो उस पूरी प्रॉपर्टी का टैक्स पे करते हैं। और जो नॉर्मल फैमिलीज होती हैं उनके पास अब इतने बड़े घर तो नहीं होते, और वो ज़्यादा हाई फाई जो सर्विसेज हैं उनको अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ जनरल टैक्स पे करते हैं। जो जनरल सर्विसेज वो यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए पे करते हैं, जबकि जो रिच पीपल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में हम इन पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप इन चीज़ों की क्लैरिटी अच्छे से ले सको। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक डिसलाइक करके ज़रूर बताएं। खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो।